हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, जम्मू एंड कश्मीर की प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर डॉक्टर रश्मि सिंह। आपकी जब पोस्टिंग हुई तो वो समय था जब धारा 370 हटाई गई थी और अब लगभग 5 साल उसको हो जाएंगे। पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि एक कॉन्फिडेंस जो लोगों में आया है और कॉन्फिडेंस पूरे सरकार के प्रति। जम्मू कश्मीर के विकास के लिहाज से आप किस तरह से देखती हैं प्रधानमंत्री के दौरे को जम्मू कश्मीर? देखिए, ये तो गेम चेंजर है ही पूरा जो जम्मू कश्मीर के लिए। अभी एक वायरल हुआ है पुलवामा का एक हमारा भाई, पहले जहाँ वो अकेला था वहाँ पे धीरे धीरे उसके साथ बहुत सारे और भी बी कीपर्स जुड़ते गए और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। तो निवेश और रोज़गार के जो अवसर पैदा होने के लिए और इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं पैदा होने के लिए क्या माहौल तैयार हो रहा है? पहले जहाँ पे सिनेमा हॉल के लिए लोग तरस रहे थे, सिनेमा हॉल नहीं होना ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था। एक तरफ आप कश्मीर के आपके अनुभव और दूसरी तरफ अंडमान निकोबार। सबसे पहले मुझे सरप्राइजिंग ये लगा कि वहाँ सुसाइड रेट बहुत हाई थी। नमस्कार, आज हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य और लल्लेश्वरी की योग भूमि की, बौद्ध विहारों और संतों की धरती की, कल्हान की राजतरंगिनी में जिसका जिक्र है हिंदू और बौद्ध राजाओं की। साथ ही चर्चा होगी कश्मीर में आ रही समृद्धि की नई बयार की और साथ ही जिक्र करेंगे कश्मीर में हो रहे स्वीट रेवोल्यूशन का। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, जम्मू एंड कश्मीर की प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर डॉक्टर रश्मि सिंह। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रश्मि सिंह आपका इस चर्चा में। थैंक यू। तो रश्मि जी, इससे पहले कि हम बात करें आपकी प्रोफेशनल जर्नी की, मैं शुरू करना चाहूंगी आपके जन्म से। आपको लेकर चलते हैं बिहार वापस, आपकी जन्मस्थली और जहाँ आपकी स्कूलिंग हुई, जहाँ आपकी एजुकेशन हुई। अब कैसा था वो अनुभव, हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अनुभव बिहार की पृष्ठभूमि में जब जाती हूँ तो मुझे यह ख्याल आता है कि बच्चियों को उस समय बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए तो बहुत प्रेरित नहीं किया जाता था जी। तो मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहाँ पर मुझे कभी कोई बंदिश नहीं मिली। कि बहुत सारी बच्चियाँ जो मेरे बाद पढ़ाई में उस समय छोटी थीं, बच्चियाँ थीं, वो कहती थीं कि जब दीदी रश्मि दीदी जी ये काम कर सकती हैं, या जब वो दिल्ली जाकर के कॉलेज में लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ सकती हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता था कि नहीं, तुम तो अब यहीं पर अपना जो भी है कॉलेज पढ़ाई करो, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी, फिर आगे देखा जाएगा। आपके पिता शंकर दयाल सिंह, जो कि जिन्होंने राजनीति की धूप और साहित्य की छांव देखी, तो वो 2 बार सांसद रहे, उनका साहित्य से भी नाता रहा और राजनीति से भी। उनका क्या असर आप पर रहा? क्या जितना आपको खुलापन उस माहौल में मिल पाया, उनका उसमें क्या योगदान देखो, था? खुलापन से ज़्यादा मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का असर जरूर रहा, उनकी सोच की असर जरूर हमारे जीवन पे रही। और वह सोच यह था कि हमेशा वो समाज के लिए सोचते थे। घर का भी माहौल उनकी वजह से ऐसा रहता था कि आपके घर में राजनेताओं का भी आना होता होगा, साहित्य से जुड़े लोगों का भी आना होता होगा, पत्रकारों का भी आना होता होगा, तो बहुत किस तरह का आपके घर का माहौल रहता तो था? वो बहुत इंटरेस्टिंग आपने पूछा। और घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था और यह भी दिखता था कि रात बेरात जो है, जिस तरह के लोग अपनापन के साथ आते थे, अपनापन के साथ में जुड़ते थे और सुख दुख दोनों में। जब वो लोकसभा में सांसद थे तो स्थान था वो उस समय चतरा कोडरमा का जी। तो नक्सलाइट एरिया था और वहाँ पे अपना लोग निकलने से रात को बहुत डरते भी थे। अच्छा, पिताजी अपना रात बेरात घूमते थे और मुझे याद है कि एक बार किसी ने गाड़ी रोकी और लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकिए, क्योंकि वो एरिया जो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है और गाड़ी पीछे ये करिए। और वो सिर्फ रुके ही नहीं, वो गाड़ी से बाहर उतरे और जो उस समय के जो कहने को असामाजिक तत्व थे, मुझे ध्यान है कि वो रुक कर के जब उन्होंने पिताजी का नाम सुना और तुरंत जो है बड़े आदर के साथ में, सम्मान के साथ में उनको प्रणाम किया और कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपका हम कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वही एक नेक दिल पहचान जो थी,
तो वो मुझे बहुत अपील करता था। वही इसलिए गुण मुझे आपने लगता लिए है उनसे? कोशिश तो करती हूँ, प्रयास तो करती हूँ, लेकिन इससे कन्विक्शन जरूर हुआ कि पद और पहचान से कहीं ज़्यादा मानवीय मूल्य जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जहाँ उनकी किताब का अपने शीर्षक का नाम लिया कि राजनीति की धूप साहित्य की छाँव, जी। तो वैसे ही उनकी एक एक शीर्षक में बहुत कुछ क्या ये अनुभव कहता है। आपके, जब आपने जम्मू कश्मीर में समय बिताया, जब आपकी पोस्टिंग वहाँ थी, तो क्या ये उनसे सीखे हुए कुछ गुर आपके काम आए? अडेप्टेबिलिटी, जैसे मैंने कहा, लोगों के प्रति एक सम्मान, लोगों के प्रति आदर, लोगों का विश्वास करना, लोगों के लिए एक अनायास स्नेह, तो ये तो मुझे मिला। और मुझे लगता है कि इससे मुझे काम करने में भी काफ़ी आसानी हुई। जैसे मैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जीएसटी का देख रही थी। अच्छा। मैं सेक्रेटरी माइनिंग रही, तब टैक्सेशन में करीब 1.5 साल जो मैंने काम देखा, तो हम लोग एक हाईएस्ट रिकॉर्ड पे पहुंच गए, जितना हमने जीएसटी की वसूली कभी नहीं की थी। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब हम लोग एक बहुत अच्छे टीम के साथ सिर्फ अंदर ही नहीं काम कर रहे थे, बल्कि बाहर के लोग, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो हमारे उतने इम्पोर्टेंट हमारे स्टेक होल्डर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है वो टैक्स चोरी में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो है वो, क्योंकि हमारा संवाद नहीं होता है जी, तो उनको भी अपना, वो बीच में उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, तो वो उन तक पूरी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट संवाद करते थे। तो ये भी एक मेरा मतलब बहुत अच्छा एक प्रामाणिक अनुभव रहा कि समस्याओं के हल के लिए एक संवाद जरूरी होता है। और जी, आपकी जब पोस्टिंग हुई तो वो समय था जब 2019 में धारा 370 हटाई गई थी, और अब लगभग 5 साल इसको हो जाएंगे इस साल। आपने क्या बदलाव देखे अपने 2 साल की पोस्टिंग में वहाँ? देखिए, मई में मेरा 2 साल होगा, तो अभी जो मैंने बदलाव देखी है, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि एक कॉन्फिडेंस जो लोगों में आया है वो अपने आप बहुत सुखद अनुभव है। और कॉन्फिडेंस पूरे सरकार के प्रति, सरकार की योजनाओं के प्रति, और योजनाओं से जुड़ करके उसका जो फ़ायदा उठाने का जो एक लंबी जो एक संख्या दिख रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक प्रशासन का योगदान रहा है। और लोग, क्योंकि यदि आगे नहीं आएंगे, स्कीम कितनी भी हो तो उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तो हम नहीं फिर इसको मान सकते हैं कि नहीं हमारी स्कीम अच्छी है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो सरकार की योजनाएं हैं जी, तो उसके इतने अच्छे से वो ज़मीन पे लाई गई हैं कि वो नंबर 1 रैंक बहुत सारे हमारे स्कीम्स में वो आ रहे हैं। वो डिजिटल ऑनलाइन सर्विसेज अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में करीब 1000 से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट के सर्विसेज को डिजिटल जो है लोग अप्लाई करते हैं, घर बैठे हुए उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसमें पहले बहुत ज़्यादा समय लगता था। और मेरे घर पे एक व्यक्ति जो कि ऑर्डरली था, वो स्वयं एक दिन मुझसे कह रहा था कि मैम पहले जो है हमें बहुत समय भी देना पड़ता था और बहुत तरह की दिक्कत आती थी। तो मैं 19 के पहले की बात कह रही हूँ। तो जब मैंने कहा कि नहीं तुम खुल करके बताओ, तो उसने मतलब कुछ यही हिंट किया कि नहीं, बिना मतलब गरीब आदमी का काम करने में दिक्कत आती थी। तो अब आप सोच लीजिए वो क्या कहना चाह रहा था। देखिए, स्कीम्स, सरकार की योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एनेबलिंग एनवायरनमेंट अपने आप में योजना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड सिक्योरिटी योजना नहीं है, लेकिन उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। तो आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं, लोगों का आपने जो खुशहाली की बात कही, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। और एंटरप्रेन्योरशिप भी 2 तरीके से होते हैं। एक तो होता है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट आया, लोगों ने इंडस्ट्री लगाई, उद्योग कोई बड़ा शुरू हुआ, आजीविका के साधन जो हैं वो बड़े होते जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप छोटे छोटे एंटरप्राइज के माध्यम से, तो इसमें भी बहुत लोग जो है स्टार्टअप वेंचर्स के माध्यम से फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसमें महिलाओं की कतार भी बहुत बड़ी है। NRLM जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है, तो उसकी जो बहनें हैं अपना ग्रुप बनाती हैं, फिर छोटा लोन लेती हैं, उस लोन से जो है कोई गाय ले रहा है, तो लखपति दीदी योजना का क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये फ़ायदा जम्मू कश्मीर तक किस तरह से पहुंच रहा है?
बहुत सारे उदाहरण अब आपको मिलेंगे जिन्होंने छोटा लोन लिया, अपना उद्योग लगाया, डेयरी का काम शुरू किया और आज की तारीख में जो है वो लखपति दीदी बन गई हैं। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजिट हुआ बिल्कुल, था। मैं ये आपसे यही जानना चाह रही थी कि जो प्रधानमंत्री जी का जो अभी हाल ही में कश्मीर का दौरा था, आप भी एयरपोर्ट पर मौजूद थी वहाँ और थ्रू आउट आप वहाँ रही होंगी, तो जम्मू कश्मीर के विकास के लिहाज जी। से आप किस तरह से देखती हैं प्रधानमंत्री के दौरे को जम्मू कश्मीर में? और क्योंकि उन्होंने करीब 6,400 करोड़ की योजनाओं की वहाँ अनाउंसमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी अनाउंसमेंट हुए हैं। देखिए, ये तो गेम चेंजर है ही पूरा, जो जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार ने जो कार्य किया। और ऐसा नहीं है कि मैं सरकार में हूँ इसलिए कह रही हूँ या किसी मजबूरी में कह रही हूँ, सब इस बात को मानते हैं जी। और जो कनेक्टिविटी जो इस्टेब्लिश हो रही है, वो रोड कनेक्टिविटी है, वो रेल कनेक्टिविटी है, वो ब्रिज कनेक्टिविटी है, वो टनल की कनेक्टिविटी है, वो अपने आप में गेम चेंजर है। तो इन योजनाओं के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो भारत सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो यहाँ पर मिला है जम्मू कश्मीर से, तो वो तो अपने आप में गेम चेंजर हुआ है लोगों की प्रैक्टिकल ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ। जी। और आपने जैसे देखा होगा कि अभी एक वायरल हुआ है पुलवामा का एक हमारा भाई साथी जो कि नाजिम नज़ीर जो बी कीपर है, यदि आपने उस समय सुना उस कहानी को जी। तो कैसे वो 2 डब्बे से शुरुआत करता है, जो मधुमक्खी के 2 डब्बे से 200 पे पहुंचता है जब उसने पहली बार PMEGP से लोन लिया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से। उस 200 के बाद जो है वो 2000 पे पहुंच जाता है बक्से पे। पहले जहाँ वो अकेला था वहाँ पे धीरे धीरे उसके साथ बहुत सारे और भी बी कीपर्स जुड़ते गए और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। उसी दिन जो 7 तारीख को कार्यक्रम हुआ, 4 ऐसी सहेलियां थीं जिनकी कहानी आई, जिन्होंने बेकरी यूनिट में अपना योगदान दिया और उनका सपना है कि हर ज़िले में जो है वो बेकरी खोलें और वो हर महीने वो 2 लाख कमा रही हैं अपनी बेकरी से। तो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है तो उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया है। ट्रांसपोर्ट से बहुत फ़ायदा हुआ है, जो एक सीमलेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हुई हैं। अभी जम्मू कश्मीर का एक उत्सव यहाँ रेसिडेंट कमीशन जो यहाँ दिल्ली में स्थित है, पृथ्वीराज रोड और अमृता शेरगिल के बीच में, तो उत्सव कराया गया। और उसमें इस सभी जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो अलग अलग आयाम हैं, वो हॉर्टिकल्चर है, वो एग्रीकल्चर है, वो हमारे टूरिज़्म से रिलेटेड है, तो उन सभी, क्योंकि टूरिज़्म का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है और उसमें भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि होम स्टे भी चला रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे स्टॉल जो है वो दिया गया था। और उन सबों का इतना अच्छा ऑर्डर आया कि 10 दिन में करीब 1 करोड़ रुपए का जो है वो सेल यहाँ पे हो गया। तो अब आप देखिए कि हैंडीक्राफ्ट तो है ही फेमस। अभी जो मैंने पहना है वो जम्मू कश्मीर के ही हैंडीक्राफ्ट का एक नमूना है। अपने हाथ से लोग काम करते हुए यहाँ जम्मू कश्मीर उत्सव में दिखाई दिए, जहाँ पर लोगों को आकर के यह देखने को मिला कि कितना मेहनत लगता है इस कढ़ाई को करने में। हमें बड़ी खुशी हुई कि सबका सेल बहुत अच्छा हुआ। और आगे आने वाले दिनों पे हम लोग जब दोबारा करेंगे तो आपके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि और भी ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और यहाँ के प्रोडक्ट्स से और यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग से सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ताकि हमारे जो भी आर्टिजन्स हैं, हमारे वीवर्स हैं, हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, हमारे जो खेतीहर हैं, उन सभी को और भी ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। रश्मि जी, पर्यटन की हम बात कर रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा जो वहाँ के लोगों को एक बड़ा हिस्सा है जिसको रोज़गार मिलता है पर्यटन से। वहाँ लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पैसा खर्च करते हैं, वहाँ ख़रीदारी करते हैं, उनके हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीदते हैं। तो क्या और भी लोगों जो वहाँ के युवा हैं उनको टूरिज़्म सेक्टर में और भी स्किल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं वहाँ टूरिज़्म की और भी हैं? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि स्किलिंग तो ऐसी चीज़ है जो जितना किया जाए वो कम होता है। और स्किलिंग भी कोई एक स्टैटिक नहीं होता है, डायनेमिक होता है जी। और अलग अलग टारगेट सेगमेंट को देखते हुए उनके आधार से
कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उसको कंफर्टेबल करना है, क्या अनुभव उनको देना है, किस भाषा में उनसे बात करनी है। तो इस तरह से वो एक बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस जो है वह देने के लिए तो बहुत कोशिश भी की जा रही है कि जो प्रशिक्षण है वो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी प्रशिक्षण हो, ताकि जो होटल इंडस्ट्री में है उनको भी जो है प्रशिक्षण के लिए वो लोग स्किल्ड युवा मिल सकें जिनको वो एम्प्लॉय कर सकें। और साथ ही साथ जो है जैसे टूरिस्ट गाइड है तो टूरिस्ट गाइड का भी अलग से प्रशिक्षण हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ऐसी जगहें हैं जी। जो कि लेसन नोन है, अनएक्सप्लोर्ड है। ट्रैक्स हैं बहुत अच्छे, तो उन ट्रैक्स पे भी ले जाने के लिए जब एक अच्छा टूरिस्ट गाइड होता है तो वो आपको उस जगह के एक एक फ्लोरा एंड फौना के बारे में बताता है। और वहाँ तो इतनी तरह के नेचुरल जड़ी बूटियाँ हैं कि उसके बारे में जब लोग सुनते हैं तो उन्हें वाकई आश्चर्य होता है कि ये जगह इतनी समृद्ध है। लोलाब वैली आपने नाम सुना होगा, और साथ ही साथ बंगस वैली नाम सुना होगा, गुरेज का नाम सुना होगा। तो ये सब जगह जो है धीरे धीरे ओपन अप कर रही हैं और लोग आ भी रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि और ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि ट्रेनिंग भी चल रही है ताकि आपका अच्छा अनुभव दिया जाए। जी। टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं तो अच्छा अनुभव लेकर आते हैं, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो टूरिज्म से उसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा टूरिस्ट के लिए एक्सपीरियंस अच्छा होगा, और वो एक जो और लोगों से जाके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उसका अलग असर होता है। साथ ही मैं आपसे यहाँ समझना चाहूँगी कि जैसे इन्वेस्टमेंट की बात आती है, अगर किसी राज्य में पीसफुल माहौल नहीं है तो वहाँ निवेश करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं आएगा, वहाँ रोज़गार के अवसर फिर पैदा उतने नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि पिछले साल कई सालों में हमने देखा, 4-5 सालों में, कि माहौल बदला है वहाँ का, तो निवेश और रोज़गार के जो अवसर पैदा होने के लिए और इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं पैदा होने के लिए क्या माहौल तैयार हो रहा है, और क्या इंडस्ट्रीज़ अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऐसा लग रहा है कि तैयार हैं कि वो वहाँ जाकर नहीं, बिल्कुल इसमें देखिए बहुत बदलाव आया है। और आपने जैसा सुना होगा कि पहले जहाँ पे सिनेमा हॉल के लिए लोग तरस रहे थे, और एक समय था जबकि जम्मू कश्मीर में कितनी शूटिंग हुआ करती थी और बीच में सब बंद हो गया था, और आज फिर से वो माहौल आया है कि बहुत तरह के बॉलीवुड के लिए एक पैराडाइज फिर वहाँ पे खुल गया है। और मैं तो कहूँगी कि धीरे धीरे हॉलीवुड के लिए भी खुल जाएगा। और जो फिल्म नीति, फिल्म पॉलिसी नई आई है, उसके तहत फिल्म एज एन इंडस्ट्री अपने आप में जो है वो बहुत प्रमोट किया जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री को। और उसके साथ में तो बहुत वैल्यू एडिशन जॉब्स जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं। इसी के साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो अपने आप में एक लिबरल इंसेंटिव बेस जो है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। और साथ ही साथ जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो प्रशासन का, पूरे प्रशासन का, हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड आईटी और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी जो है मिल कर के एक साथ ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का जो है अनुभव अच्छा रहे। आपने थिएटर्स का, सिनेमा हॉल का जिक्र किया, तो कई दशकों बाद सिनेमा लौटा, और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी, मतलब हम विमेन जर्नलिस्ट हैं, उनका एक बार एक ट्रेनिंग हुआ था FTII के साथ, फिल्म एसोसिएशन की वर्कशॉप दिल्ली में ही, और उसमें वहाँ जो हमारे ट्रेनर थे जो FTII से आए थे, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि जब मैं ये 2017 की बात कर रही हूँ कि किस तरह से जब कश्मीर के युवाओं को जब दिखाई गई फिल्म तो वो एकदम चिपक के देख रहे थे। मतलब सिनेमा उन्होंने देखा नहीं था, उनके लिए एकदम ये अलग अनुभव था। और अब जब सिनेमा हॉल्स वहाँ खुले हैं और लोग सिनेमा देख रहे हैं, शायद अब जिस तरह बात हो रही है कि अब टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ, रोज़गार की तरफ, इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है कश्मीर, जम्मू कश्मीर। नहीं, आपने एकदम सही कहा कि आप देखिए कि सिनेमा हॉल नहीं होना ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था, लेकिन बीच के दशक में बहुत कुछ ऐसा माहौल रहा कि हमारे जो युवा वर्ग हैं
तो वो एक अपनी नॉर्मल लाइफ से वहाँ पे वंचित थे। और वह सब कुछ जो कि हमारे लिए बड़ा अनायास नेचुरल है, जो हम शहर में अलग अलग प्रदेश में रहते हैं और अनुभव करते हैं, उनके लिए जो नेचुरल था वहाँ के युवाओं के लिए वो अननेचुरल हो गया था। एक सिनेमा हॉल जैसी चीज़ उनको नहीं मिल रही थी। और आज की तारीख में जब प्रशासन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जम्मू कश्मीर प्रशासन का इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रहा है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, और एक अपॉर्चुनिटी के लिए, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन। क्योंकि यदि आप खुश नहीं रहेंगे, अगर यूथ में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो वो यूथ आगे क्या करेगा। तो एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी है। तो पीस एंड सिक्योरिटी के साथ साथ जो है एक नॉर्मलाइजेशन की, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। वैसे सिनेमा हॉल में आज के यूथ या बाकी लोग काम करने के बाद जो जाते हैं, सिनेमा को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें भी लगता है कि हम भी एक नेचुरल प्रोसेस के साथ में आनंद उठा रहे हैं ज़िंदगी का। आज की तारीख में झेलम रिवर फ्रंट पे जब हम टहलने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि अपना 3 जनरेशन एक साथ वहाँ पे टहल रहा है। बच्चे भी हैं, माँ बाप हैं, उनके भी माँ बाप हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस आज दिख रहा है, जो अभी हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात कही, या लोग जो यूथ जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अवार्ड्स जीत करके ला रहे हैं, या हमारे आर्ट कल्चर पेंटिंग, विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो इस पूरे क्लाइमेट का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो सब भी बड़ी काबिल तारीफ़ है। जी, अब कश्मीर से चलते हैं अंडमान। वहाँ आप ट्रेड सेक्रेटरी रही, आपके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था। एक तरफ आप कश्मीर के आपके अनुभव और दूसरी तरफ अंडमान निकोबार, वहाँ आप रही एज अ सेक्रेटरी। वहाँ बतौर सिविल सर्वेंट आपकी ने क्या सीखा वहाँ? ये पहले सबसे बड़ा तो मुझे सीख ये मिली कि किसी जगह को आप प्री जज करके नहीं जा सकते हो, और लोकल सॉल्यूशंस को समझने के लिए लोकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से आपको जो है समय, पेशेंस के साथ में समझना होगा। सबसे पहले मुझे सरप्राइजिंग ये लगा कि वहाँ सुसाइड रेट बहुत हाई थे। और अब आप ये देखिए कि अंडमान इतनी खूबसूरत जगह, हम दूर से जाते हैं और सबको लगता है कि नहीं, वहाँ तो बड़ा फील गुड फैक्टर है। मैं भी आश्चर्य में थी कि सुसाइड रेट क्यों हाई है। फिर काफ़ी कुछ समझने का मौका मिला, कनेक्टिविटी इशू, आइलैंड टू आइलैंड में कितना ज़्यादा डिफरेंशियल है, क्योंकि अंडमान लगता है कि एक मोनोलिथ है, लेकिन ऐसा है नहीं। पोर्ट ब्लेयर जो है और निकोबार, उसके बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बहुत सारे और भी आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं जिसके बारे में लोगों को कम पता था। तो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि कभी अपना वो आइलैंड में मान लीजिए कि शिप नहीं पहुंचा है और बहुत दिनों तक उनके पास कुछ खाने का सामान समय पे नहीं मिल रहा है, या अपना तो राशन की सुविधा या फिर मेडिकल का वह सुविधा। तो धीरे धीरे वहाँ भी मैंने महसूस किया कि एज ए यूनियन टेरिटरी बहुत काम हुआ, बहुत प्रगति हुई और बहुत तेज़ बदलाव आया। तो इसमें फिर बहुत ज़रूरत यह था कि हम लोग सब एज अ गवर्नमेंट जो है इस बात को समझें कि वो कितना मैटर करता है लोगों की ज़िंदगी में जब एक्सेस लास्ट माइल पर नहीं होता है। ये लोकल रिसोर्सेज अलग होती हैं, पोटेंशियल अलग होता है। वहाँ जैसे मैंने महसूस किया कि लोग अपना वही हैंडीक्राफ्ट में लगे हुए हैं, जो कि शेल्स से बने हुए जो चेन्नई में भी मिल रहे हैं। ये तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि आपके पास नारियल बहुत है बिखरे हुए, अब उस नारियल से यदि आप बनाना शुरू करते हैं, ये नारियल का जैसे ज्वेलरी बनाया, अलग अलग तरह का डेकोरेशन का बनाया, यूटिलिटेरियन आइटम जो है वो बनाया, ज्वेलरी बॉक्स बनाया। तो इसके लिए बॉम्बे से एक डिज़ाइनर को बुलवाया गया, 500 तरह के डिज़ाइन बनवाए गए। तो मैं उस समय सचिव उद्योग भी थी और सचिव समाज कल्याण भी थी। समाज कल्याण के रूप में जो है मुझे वंचित परिवार से जुड़ने का मौका मिलता था, उद्योग के रूप में उनको जो है उद्योग के साथ में जोड़ने का मौका मिलता था। पैंडेमस लीफ, वहाँ पे पत्ता जो होता है पैंडेमस का, वो ऐसे ही बिखरा रहता था।
तो उसको लेकर के जो है हम लोगों ने एक योगा मैट में एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सुंदर योगा मैट वो बन गया। तो इस तरह की चीज़ों से, लोकल चीज़ों से, लोकल उत्पाद से उनको हम कैसे वैल्यू एडिशन दे सकते हैं विद गुड डिज़ाइन, गुड ब्रांडिंग। जब आपका दिनचर्या लाइफस्टाइल चैलेंजिंग होती है, आप एनर्जी कहाँ से लेती हैं? क्या फ्रॉम वेयर डू यू डिराइव एनर्जी? ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आप थकती क्यों नहीं है? नहीं है, और कभी आपको थके हुए नहीं देखा। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा क्यों लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे थका हुआ देखना, और क्यों ऐसा लगता है कि नहीं हमें थकना चाहिए। क्या इसलिए कि मैं बहुत अपने आप को व्यस्त दिखती हूँ या कर रही हूँ? लेकिन ये सवाल जब अपने आप से कहती हूँ, मुझे लगता है कि एनर्जी वहीं से आती है कि हर दिन एक उत्साह लगता है, हर दिन लगता है कितना कुछ करना है, हर दिन लगता है कितना कुछ हमें योगदान देना है। और आई थिंक वी ओwe it to a public service career again because we are here by choice, not by any compulsion. तो अगर कंपल्शन नहीं है, चॉइस है, तो वो चॉइस है क्या? वो चॉइस है यू नो व्हाट बेस्ट वी कैन डू, एंड देयर इज सो मच टू कंट्रीब्यूट। मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि मुझे संतोष होना चाहिए, मैंने इतना कुछ किया, लेकिन संतोष क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि हम कैसे मान सकते हैं कि इतना कुछ किया? क्योंकि पब्लिक सर्विस करियर ऐसा होता है जिसमें कि आपको हमेशा बहुत सारी चुनौती रहेगी कि बहुत कुछ और करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा लास्ट माइल कनेक्ट, लास्ट माइल डिलीवरी। एक भी बच्चा यदि स्कूल में नहीं है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। अभी जैसे मैं बिलावर गई थी, बैक टू विलेज प्रोग्राम है जम्मू में, वो एक जिला है जिसमें मैं प्रभारी के रूप में जाती हूँ। तो वहाँ मुझे कुछ बच्चे मंदिर पे अपना वहाँ की सीढ़ियों पे मिले, पता चला वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। फिर वहाँ के स्कूल में विज़िट करने गई, एक बच्ची वहाँ पे बाउंड्री के बाहर मिली। ठीक है, वो झांक करके देख रही है क्योंकि अंदर सब बच्चे जो हैं वो प्रिविलेज क्लास हैं, वो बाहर थी। तो फिर खोजबीन शुरू हुई कि क्यों नहीं जा रही है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, बर्थ सर्टिफिकेट तहसीलदार से बात की, बनवाया गया। अब वो स्कूल जा रही है, बहुत अच्छा भी कर रही है, और टीचर उसका रिपोर्ट कार्ड कभी कभी भेज भी रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई रिंकी की इस कहानी को देखते हुए। तो ये चैलेंज है। तो आज की तारीख में बहुत सारी रिंकी अभी भी इधर उधर है जिनको हमें ढूंढना है। और सिर्फ वो रिंकी नहीं, मैं कहूँगी जैसे हमारी बहुत अच्छी योजना है आयुष्मान भारत, हेल्थ कार्ड बनता है, लेकिन महिलाओं को क्या पूरी तरह से उसकी फैसिलिटी को अवेल करना, समय पे उनका ट्रीटमेंट होना, इलाज होना। कभी कभी मैं हॉस्पिटल में मैंने जाके देखा है कि अपना वो बहुत दिनों तक उसने निगलेक्ट किया, स्टोन था, पत्थर था, लेकिन वो बताती नहीं थी घर में। तो फाइनली केस बहुत बिगड़ गया। तो इस तरह की योजनाओं के बारे में आपको लगता है बतौर ब्यूरोक्रेट की बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनती हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन या उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए जो लोगों को पता नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है। मतलब पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होता कि योजना एग्जिस्ट करती हैं। बात सही है। आज की तारीख में सरकार का एक बहुत बड़ा एक कैंपेन यह भी है कि योजनाएं घर घर तक पहुँचे और उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। और ये इसीलिए है, जैसे आपने कहा कि एक गैप महसूस किया जाता था कि जिसको पूरा फ़ायदा उठाना है वो पूरी तरह से उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। और क्यों? क्योंकि मतलब आपको लगता है कि वो योजना जैसे किसी और के लिए बनी हुई है, जबकि वो तो आपके लिए है। आप हकदार हैं। आप जब हकदार हैं तो आपको अगर यदि कोई दिक्कत भी आ रही है तो आप आगे आएंगे, अपनी दिक्कत को बताएंगे, तभी तो समाधान होगा। टू वे कम्युनिकेशन बहुत नहीं हो पाता, बिल्कुल, या फिर वो एग्जिस्ट भी कर रही है वो योजना, उसके बारे में भी लोगों को नहीं पता होता। आज की तारीख में जब हम लोग जम्मू कश्मीर में ये प्रयास करते हैं कि नहीं पब्लिक दरबार के थ्रू या बैक टू विलेज के थ्रू या ब्लॉक दिवस वहाँ मनाया जाता है, तो कोशिश होती है टू वे कम्युनिकेशन की, कि फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, हमारे अपना बाकी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो जो अपना ग्रास रूट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो सबका एक संवाद हो, सब उस योजनाओं के बारे में बात करें, एक दूसरे को बताएं। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, मेरे पतिदेव की ये बात देखी, मुझे पता है कि कितनी खुशी उन्हें होती है
जब वो देखते हैं कि अपना इस तरह की योजनाओं को घर घर में, मतलब गाँव तक जो है, अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो है वो जब ये लोग ले करके जाते हैं तो उन्हें खुद भी खुशी होती है कि अपना कोई वंचित नहीं रह जाए। जी। और आपके करियर से जुड़ा मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, और जब मैं किसी विमेन लीडर से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक ओपिनियन लेना चाहिए उनका, कि जब वो बात करती हैं अपने सहकर्मियों के साथ काम करती हैं, आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं, क्या कभी ऐसा लगा कि बतौर महिला होने की वजह से कम आंका गया हो? क्या ऐसा अभी भी लगता है कि डिस्पाइट बीइंग एट अ पावरफुल पोजीशन पीपल presume that oh she's a woman and may not be that talented as a man could be? मुझे वैसा नहीं महसूस हुआ, लेकिन ये ज़रूर लगता था कि कभी कभी हम जिस रूप में इस चीज़ों को सोचते हैं, सोच का नज़रिया कभी कभी पुरुषों का अलग होता है, ये ज़रूर महसूस हुआ। तो हम जिस बारीकी से कई बार चीज़ों को, जिस सेंसिटिविटी के साथ में सोचते हैं, तो कभी कभी मुझे लगा कि वो सेंसिटिविटी जो है वो एक जेंडर सेंसिटिविटी, तो वो सब में, मैं सभी पुरुषों के बारे में तो नहीं कहूँगी, और हमारे बहुत अच्छे लीडर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जेंडर सेंसिटिविटी बहुत तरह से जो है कई रूप में उनके वो रोल मॉडल जिनको आप कह सकते हैं, लेकिन नॉट एवरीवन। तो जहाँ तक आपने कहा कि अपने पूरे सर्विस करियर की बात कहूँ तो ऐसा ज़रूर महसूस किया कि सब लोगों में यदि वह जेंडर सेंसिटिविटी रहे या रहती तो शायद हम जिस जेंडर इनइक्वालिटी की बात कहते हैं, मतलब लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कहते हैं, तो वो चीज़ शायद वो जो फासला इतना लंबा था वो नहीं होता। और आज की तारीख में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो उसका एक स्ट्रोक में जो है, जो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप के लिए जिस तरह का रिजर्वेशन जो अधिनियम के साथ में जो ये हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप पे लेकर के आए हैं, वह तो एक बहुत बड़ा प्रमाण है इस बात को कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए जो गवर्नमेंट का हाईएस्ट कमिटमेंट है तो वह तो लाया जा रहा है। लेकिन यही कमिटमेंट जो है डाउन द लाइन जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स भी हैं, हमारे बाकी जो अक्रॉस डिफरेंट लाइंस, ये कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि महिलाओं के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहे हमेशा, और जेंडर सेंसिटिविटी बनी रहे हमेशा। उसमें छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो वो जो है सेंसिटिविटी जो है बहुत मैटर करती हैं, जिससे कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा कामकाजी महिलाएं आगे बढ़ पाएँ, उनको प्रोत्साहन मिलता रहे, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। तो आज की तारीख में बहुत बड़ी चुनौती है। और क्या आपको लगता है कि मेंटल टफनेस की जो बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि जो मेल होते हैं, परवरिश की भी इसमें बात आती है कि आप कैसे माहौल में पले बड़े हैं, जो मेल होते हैं या पुरुष होते हैं, जो मेन होते हैं, वो ज़्यादा मेंटली टफ होते हैं, ऐसा क्या परसीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है, और महिलाएं शायद उतनी मेंटली टफ नहीं होती अगर, और इसका क्या सोशलाइजेशन से, सामाजिकरण से इसका ताल्लुक है, और है तो फिर किस तरह की परवरिश होनी चाहिए कि जो लड़कियां अब आगे आए वो भी मेंटली टफ हो? मुझे तो लगता है कि महिलाएं जो ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं जो अच्छा नहीं लग रहा हो, अगर मान लीजिए कि किसी के दुख दर्द को देख करके आंख में आंसू है, वह भी एक बैलेंस है। यदि वो अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर रही हैं, ठीक है, काम के बाद भी बच्चों के साथ वो इंजॉय कर रही हैं, वह भी एक बैलेंस है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं का तो मेंटल टफनेस जो है इज़ नॉट बीइंग लेस इमोशनल। आई थिंक the emotional balance calls for being emotional, कि आप संभाव तो रहना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि संभाव नहीं रहे, ठीक है, कि आप हाइपर भी नहीं हो सकते। संभाव के साथ में मानसिक मजबूती का, हाँ, मानसिक मजबूती ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही डिटैच्ड हो जाए, बिल्कुल ही डिस्पैशनेट हो जाए। लोगों का दुख दर्द देख करके, एक जैसे माँ
किसी बच्चे के कष्ट को देख कर के दुखी होती है, द्रवित होती है, तुरंत कुछ करना चाहती है। तो ये एक फेमिनिन क्वालिटी है, और ये फेमिनिन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप जो है ये मेन में भी होता है, लेकिन सभी मेन में नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रश्मि सिंह, Thank विस्तार you. से बातचीत करने के लिए हमसे कश्मीर से लेकर अंडमान तक और बुंदेलखंड से लेकर आपने कई चर्चाएं की, और हर पहलू पर आपने बात की, बिहार तक बात की, बुंदेलखंड से लेकर, और आपकी जन्म से लेकर हमने आपके प्रोफेशनल करियर अब तक की बात की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात की, और आपकी निजी ज़िंदगी की भी बात की। सभी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमसे थैंक यू। धन्यवाद।